अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान से डिमांड किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए। इस पे मैं आगे डिटेल में आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे अजीज़ दोस्त हैं अली चिश्ती, कराची में रहते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक चीज़ बताई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि आप एक फैनेटिक गवर्नमेंट से तो लड़ सकते हैं, लेकिन आप एक पूरी फैनेटिक सोसाइटी से नहीं लड़ सकते। और बदकिस्मती से पाकिस्तान एक फैनेटिक सोसाइटी बन चुकी, और इस हद तक बन चुकी है कि यहाँ पे कोई बर्दाश्त नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, रिलीजन के लिए, साइंस के लिए, किसी चीज़ के लिए भी नहीं। इतना बदबूदार ये माशरा हो चुका है, ये सोसाइटी हो चुकी है कि ये लोगों की कब्रें खोद के मुर्दों को बाहर फेंकते हैं कि ये अहमदी की कब्र है। ये किसी को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि ये मुख्तलिफ हैं हमसे या हम जैसा नहीं है। कोई भी मॉब पब्लिक आके किसी को भी फेक ब्लास्फेमी केस पे मार देती है और सब कुछ। उन्होंने कहा कि ऐसे माशरे में, ऐसी सोसाइटी में कोई कैसे अपने बच्चे को बड़ा करने का यहाँ पे सोच भी सकता है। तो अजीज़ दोस्तों, वाकई बात ऐसी ही है। मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि मैंने अपने बचपन में और अर्लियर पार्ट ऑफ जवानी 20 साल की उम्र तक मैं पाकिस्तान में रहा हूँ। मैंने किसी को बुर्का पहने नहीं देखा, दाढ़ी वाले नहीं देखे। मेरे ख़ानदान में, मेरा इतना बड़ा ख़ानदान है, मेरी 6 मौसियाँ हैं, खालाएँ हैं, 4 मामू हैं, 2 चाचा, 2 फुफ्फियाँ, फिर इन सब के बच्चे, तकरीबन 58-59 कज़न हैं मेरे। इनमें से एक भी कोई बुर्का नहीं पहनता था। इनमें से किसी एक की दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी से मतलब रिलीजियस दाढ़ी, शरई दाढ़ी। लेकिन आज मैं जब हमारी मेमन कम्युनिटी को देखता हूँ, इवन जब मैं मेयर था तो भी मैं देखता था, तो मेरा आधा ख़ानदान बुर्के में है। मेरी अपनी कज़न्स जिनके साथ मैं बचपन में खेलता था वो मेरे सामने बुर्के में आती थी। मेरी अपनी भाभी, मेरे छोटे भाई की बीवी, मुझसे 11.5 साल छोटा है, मेरा अपना सगा भाई। जब उसकी शादी हुई और मैं पहली बार कराची गया इसकी शादी के बाद, तो इसकी बीवी मेरे सामने नहीं आई। और जब घर में गुजर भी रही थी मेरी माँ के घर पे, जब हम बैठे थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसका जेठ हूँ, मेरे से आएगी, मिलेगी। गुजर रही थी तो बुर्के में। तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम्हारा भाई कहता है कि तुम इसके महरम नहीं हो। तो महरम नहीं हो तो इसका मतलब पर्दा है। इस हद तक देखें, ये अभी मेरे सामने एक कुतियाना मेमन जमात का एनुअल प्रोग्राम था, इसकी ये पिक्चर्स हैं। मैं इसमें देख के हैरान हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों ने मजहबी टोपी, एक तो टोपी होती है कैप और ये मजहबी गोल टोपी, स्कल टोपी, दाढ़ियाँ, बुर्के। ये पूरी सोसाइटी चेंज हो गई है। अगर सिर्फ इस हद तक के गेटअप चेंज करने की हद तक होता, लेकिन आपकी सोच चेंज हो गई है। ये पाकिस्तान आर्मी ने एक बदबूदार माशरा तैयार किया है जिसके लोग इतने रेडिकलाइज हो गए हैं कि इस सोसाइटी का अब तबाही के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये अफ़गानिस्तान के तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक हैं ये सोसाइटी। ये श्रीलंकन मैनेजर को एक सिर्फ झूठा ब्लास्फेमी केस किस तरह मारा था, हमने वो वीडियोस देखी थी ना, मार मार के फिर जलाया था इसकी लाश को। ऐसे होता रहता है पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात कि प्रोसिक्यूशन नहीं है, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। कितने हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। अभी होली के प्रोग्राम में कितने हिंदुओं की आबादियों को, पूरियों को घेर के वो किया गया, तबाह किया गया। अभी रिसेंटली एक थाने में हमला करके ब्लास्फेमी के एक्यूज्ड को निकाल के मार दिया। थाने वाले कुछ नहीं कर सके।
ये इनका हाल है क्योंकि ये आर्मी की डिज़ाइन थी और आर्मी ने अपनी डिज़ाइन के तहत ये पाकिस्तान में डेवलप कराया है और इसको अब कोई रोक नहीं सकता तबाही से। अजीज़ दोस्तों, मैं आपको मिसाइल पे ले जाने से पहले यूनाइटेड नेशंस जिनीवा की आज की मतलब इस हफ्ते की कुछ प्रोग्रेस बताना चाहूँगा कि ये एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने की थी। इसमें वर्ल्ड सिंध कांग्रेस के सिंधी नुमाइंदे हिदायतुल्लाह भुट्टो साहब भी हैं, इसमें पीटीएम पख्तूनों के नुमाइंदे फजलुल्लाह फरीदी भी हैं, इसमें पीओके के सरदार शौकत अली कश्मीरी भी हैं और बाकी बलोच डायस्पोरा है जिसमें नसीरुल्लाह दश्ती हैं और बाकी सब बलोच ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर्स हैं जिन्होंने वहाँ पाकिस्तान में बलोचों के होने वाले अत्याचार के बारे में बातचीत की और दुनिया को बताया कि बलोचों के साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस मैन काउंसिल हॉल का जो मेन एजेंडा शुरू हो चुका है उस पर पाकिस्तानी डायस्पोरा के कई लोगों ने स्पीचेस की हैं, जिसमें पीओके के लोगों ने भी की, बलोचों ने, सिंधियों ने और पख्तूनों ने भी की। और इसमें ये स्पीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के ऑफिस बेरर ने की है कि पीओके में किस तरह इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और पीओके एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के अंडर में पाकिस्तान को वहाँ से निकलने का ऑर्डर है। पाकिस्तान को वहाँ पे कुछ करने की इजाज़त नहीं है और इवन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया है और उसमें कहा गया है कि कश्मीर में ना तो कश्मीर की ज़मीन किसी को अलॉट की जा सकती है, ना कश्मीर के बारे में कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है जिससे इसकी डेमोग्राफी चेंज हो। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दबा के कर रही है और ज़मीनें अब आर्मी को वहाँ पे अलॉट करनी शुरू कर दी गई हैं, विच इज़ इलीगल। 1.5 मिनट की वीडियो है, सुनिए ज़रा। Give the floor to the distinguished representative of the Africa Culture International. Thank you, Mr. Vice President. Our organization is deeply concerned about the state of human rights and security situation in Pakistan and Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. Azad Jammu and Kashmir, meaning free Kashmir. A well-known fact is that the office of the Prime Minister, President, Legislative Assembly, High Court and Supreme Court do not have any power over constitutional, political, social, economic or cultural matters. All these institutions function under the hegemony of Islamabad. Natives are denied to ownership and royalty of their nature resources. Due to time short, I want to skip one paragraph. Pakistan is violating the human rights. Pakistan is violating the Jammu and Kashmir state subject rules of 1927. In addition, it is allocating land from the disputed area of Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan is to officers, military personnel, and citizens. This rule gives identity and special status of all citizens of the former princely state of Jammu and Kashmir, and this must not be violated or tampered with in any form of shapes. Pakistan is using the National Action Plan and anti-terrorism law against dissent and suffocated freedom of expression and assembly in Pakistan administrated Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan. A few of the most shocking examples that require urgent attention from this August Council are the banning of books and the prosecution of civil society. I now give the floor. अजीज दोस्तों, अब चलते हैं मिसाइल प्रोग्राम की तरफ। अजीज दोस्तों, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान ने अभी सेनेट में स्पीच की। उस सेनेट के इजलास में कई फॉरेन एम्बेसडर्स भी मौजूद थे। उसमें इसहाक डार ने कहा कि आईएमएफ हमें बहुत तंग कर रहा है
और एक अनयूजुअल लेंथी प्रोसेस की तरफ हम चले गए हैं, जिसमें चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा किया गया है और रोज़ हमसे नई डिमांड्स की जा रही हैं। और मैं IMF को बता दूं कि वो जो हमसे कह रहे हैं ना, वो हमसे नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि आप अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है, मिसाइल प्रोग्राम, उसको वाइंड अप करें और आप अपने न्यूक्लियर एसेट्स को वाइंड अप करें। तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते। हम गैरतमंदी से अपने नेशनल एसेट्स को की रखवाली करेंगे और हम किसी के कहने पे ये सब ख़त्म नहीं करेंगे। हम किसी को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हमें डिक्टेट करे कि हमें अपने डिफेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम रखना है और कौन सा नहीं रखना। अज़ीज़ दोस्तों, यही बात फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये डिक्लेयर की गई कि पाकिस्तान ऐसे किसी दबाव को मुस्तरद करता है और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस सिलसिले में एक पीपल्स पार्टी के मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली या सेनेटर होते थे जिन्होंने इमरान खान की सपोर्ट के लिए रिज़ाइन किया था, वो नवाज़ खोखर हैं। इन्होंने भी कहा है कि ये तो फिर एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ये चीज़ ना मिफ्ता इस्माइल के साथ हुई थी, ना PTI की गवर्नमेंट के साथ हुई थी, तो IMF अब इस सरकार के सामने ये चीज़ रख रही है। ये क्या वजह है? इसका मतलब ये सरकार इतनी कमज़ोर है कि जिसको दबाव में लाके ये रखा जा रहा है। और PTI के फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये सरकार है ना, वो अमेरिका के डिक्टेशन पे चलने को इस हद तक तैयार हो गई है कि अब इस तरह की चीज़ें डिमांड की जा रही हैं पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान कभी भी कबूल नहीं कर सकता। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान है ना, लेटेस्ट जो रैंकिंग आई है मिलिट्री पावर की, तो उसमें पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे है। अमेरिका पहले नंबर पे है, रशिया दूसरे पे, चाइना तीसरे पे, इंडिया चौथे पे, इंग्लैंड 5वें पे, साउथ कोरिया 6ठे पे और पाकिस्तान 7वें पे। अब मेरा सवाल ये है कि आपने आधा बजट 75 साल से खा के अभी भी आप 7वें नंबर पे हो, यानी मिलिट्री फायर पावर भी आपकी वो रैंकिंग नहीं है कि जो इतना बजट खाने के बाद तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। क्योंकि ये सारी आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं जब यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, तो फिर मिलिट्री पे तो कोई तवज्जो दी नहीं जा रही। और साउथ कोरिया पाकिस्तान से काफ़ी छोटा मुल्क है, वो भी आपसे ज़्यादा फायर पावर रखता है। आप दुनिया की 6ठी पॉपुलेशन के हिसाब से आप 5वीं या 6ठी कंट्री हैं, लेकिन इकोनॉमी में आप 35वें 40वें नंबर पे आते हो। फायर पावर में भी आप 7वें नंबर पे आते हो, इतना बजट खाने के बाद भी। तो ये एक पाकिस्तान की शॉर्ट फॉल है, क्योंकि और फायर पावर ये जितनी पेपरों में है इतनी इनके पास है भी नहीं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत के पास भी मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, और सारे भारत के पास भी एटॉमिक प्लान है, तो ये पाकिस्तान से डिमांड क्यों की जा रही है, भारत से क्यों नहीं की जा रही? तो इसका आसान सा जवाब है कि भारत इज़ ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, पाकिस्तान इज़ नॉट ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री। भारत भी बेचता भी है, पाकिस्तान तो चलो ये मिसाइल इलीगली बेचता है, लेकिन भारत तो लीगली बेचता है। अब आप ये देखें कि भारत ने 2022-2023 के फिस्कल ईयर में 13,399 करोड़ के हथियार बेचे हैं। ये राज्यसभा में ये फिगर दी गई हैं, 13,399 करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं, जो कि 4 गुना ज़्यादा है 5 साल पहले से। और भारत का अभी एग्रीमेंट हुआ है कि ब्राह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी है जो रशिया और भारत के जॉइंट वेंचर है, जो इंडिया में मिसाइल बनाती है, क्रूइज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल, वो 200 से $350 मिलियन के दरमियान का इंडोनेशिया से एक एग्रीमेंट हो रहा है। बुध को इसके बारे में ब्राह्मोस एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा है
कि हमने पिछले साल $375 मिलियन के ये वाले मिसाइल शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल फिलीपाइन को बेचे थे, जो कि इस साल के एंड में डिलीवर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि फिलीपीन ने हमें कहा है कि हम और $300 मिलियन के ये मिसाइल लेंगे, और ये अभी खाली स्टार्ट है, हमें भारत से और भी हथियार लेने हैं। इंडोनेशिया को भी भारत ने ये मिसाइल अभी बेचे हैं, और ये फर्स्ट है, अभी इसमें और इजाफे होंगे। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि भारत तो बेच रहा है, तो फिर पाकिस्तान को रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को एटॉमिक प्लान बेचा था मुशर्रफ के पीरियड में, आपको याद होगा। अब वो एक मुहाजिर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर सारा मामला डाल दिया क्या कि इसने बेचा है। वो तो हॉलैंड से एटॉमिक पुर्जे चोरी करके पाकिस्तान आया था भुट्टो के ज़माने में, और इसके बाद वो कभी पाकिस्तान से बाहर गया भी नहीं, तो वो कैसे बेच सकता है एटॉमिक प्लान? कोई एक आदमी कैसे बेच सकता है? वो भी जो मिलिट्री का बंदा नहीं। तो जाहिर है इसमें पाकिस्तान मिलिट्री शामिल थी, लेकिन उस वक्त जॉर्ज बुश को मुशर्रफ और पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत थी, तो एक बली का बकरा अब्दुल कदीर खान को बना के वो मामला रफा दफा किया गया। आज अमेरिका नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर पावर से परेशान है, तो उसकी चिंता की वजह पाकिस्तान है कि पाकिस्तान ने वो उसको दिया था। फिर अमेरिका को लीबिया पे हमला करना पड़ा, इसलिए कि पाकिस्तान ने लीबिया को भी ये फैसिलिटी दी थी, और लीबिया की फैसिलिटी को अमेरिका ने वहाँ पे पूरी एक जंग करके ख़त्म किया। ये भी सुना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को भी ये फैसिलिटी दी थी, जो कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे मिसाइल मार के कुछ साल पहले वो भी फैसिलिटी को तबाह किया था। तो पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान उन मुल्कों को बेचता है जो कि अमेरिका की या वेस्ट की नज़र में शरारती हैं, जैसे ईरान है, जैसे लीबिया है, जैसे नॉर्थ कोरिया है। जबकि और ज़्यादातर इन मुल्कों में डेमोक्रेसी और ये सब ह्यूमन राइट्स वगैरह के मसले हैं। जबकि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है जिसने इंडोनेशिया को, फिलीपाइन को, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जो कि टेररिस्ट कंट्री नहीं है, जिनका टेररिज्म और इंटरनेशनल बदमाशियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये फ़र्क है भारत का और पाकिस्तान का। अब आप ये देखें कि भारत ने अपने फायर पावर को बढ़ाया है, और भारत की नेवी को 200 ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दिए जा रहे हैं। भारत के ब्राह्मोस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। अजीज़ दोस्तों, भारत ने अपनी मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि टॉप गवर्नमेंट बॉडी है भारत की, उसने इंडियन मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 705 बिलियन रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दी है। और मोदी जी का जो प्रोग्राम है ना कि डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के आत्मनिर्भर भारत के तहत विद इन भारत से ही सारी चीज़ें खरीदी जाएंगी, तो ये 705 बिलियन रुपए के हथियार भारत की ही कंपनियों से खरीदे जाएंगे, भारत की ही फैक्ट्रियों में बनेंगे। और इसमें नेवी को ख़ास तौर पे स्ट्रॉन्ग किया गया है, क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन में काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो भारत अपनी नेवी को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो इस 705 बिलियन में से 560 बिलियन रुपए के हथियार भारत की नेवी को दिए जाएंगे, जिसमें ब्राह्मोस मिसाइल जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा 50 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी नेवी के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा भारत की DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है डीजल मेरीन इंजन बनाने का विद इन भारत, जो कि भारत में पहला होगा। इसके अलावा भारत ने कि एयरफोर्स के लिए एक प्रपोजल अप्रूव किया गया है, जिसमें लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन भी लगाया जाएगा। आर्मी के लिए 307 यूनिट
155 mm कैलिबर टोड आर्टिलरी गन और हाई मोबिलिटी वैन व्हीकल्स और गन टोइंग व्हीकल्स भी अप्रूव की गई हैं। तो भारत अपनी डिफेंस को इसलिए भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि इसका मुकाबला चाइना से है और चाइना भारत के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा है, कंटिन्यूस थ्रेट रहती है भारत को चाइना की तरफ से। इसलिए ये भारत के लिए ज़रूरी है कि भारत अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि आज के दौर में आप खाली इकोनॉमिक पावर बन के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जापान जर्मनी की मिसाल हमारे सामने है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हारने के बाद इनको इजाज़त नहीं थी अपनी मिलिट्री को डेवलप करने की, और ये अमेरिका की एक तरह से कॉलोनी बन के रहे। आज ये इकोनॉमिक जायंट तो बन गए हैं, लेकिन इनकी मिलिट्री पावर ना होने की वजह से ये अमेरिका के एक ग़ुलाम बन के बैठे हुए हैं और खुद कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से मिलिट्री पावर इकोनॉमिक पावर के साथ साथ होना ज़रूरी है। अंग्रेज़ पूरी दुनिया पे जब कॉलोनाइजेशन किया था तो उसकी वजह उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ उनकी मिलिट्री पावर थी। तो भारत की मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान आफ्टर ऑल शरारत से तो बाज नहीं आता। अब जैसे ये महाराष्ट्र में एक पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद अमान अंसारी 22 साल का, वहाँ पे भारत में 8 साल से रह रहे और 16 साल का था 14 साल का था तब से वहाँ रह रहा है। उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी है, वो दुबई के सफ़र भी करता रहा है। अब उसको गिरफ़्तार किया गया है। ये भारत में पाकिस्तान के एक नेशनल को वहाँ पे क्या ज़रूरत है आने की, ये हमें समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान के क्या मकसद होते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन किया जिसमें छोटे मासूम बच्चे बेशुमार मार दिए, और फिर आर्मी ने कहा कि नहीं, ये हमने नहीं मारे, तो कौन आसमान से कोई आके मार गया है। तो ये ड्रोन के हमले, कहा जा रहा था कि ये ड्रोन हमले में गलती से मारे गए, तो आर्मी वहाँ पर ऑपरेशन में ड्रोन से बमबारी कर रहा था। अब आप बताएं कि ये आर्मी हमने इसलिए बनाई है पाकिस्तानियों ने अपने टैक्स पेयर्स के पैसे से कि ये हम पे बमबारियां करें, ये हमारे बच्चों को मारें। और जैस्मिन मंजूर जो एंकर हैं टीवी की, उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में जो हुआ था टेररिस्टों के ख़िलाफ़, उसमें मारे गए हैं और ये कोई भी ड्रोन वगैरह का चक्कर नहीं था। तो अज़ीज़ दोस्तों, ज़ाहिर पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर एक खेल खेलती रहती है और इसका मुकाबला ज़ाहिर फिर पाकिस्तानी कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये कहा है कि पंजगोर में कलम चौक पे फ़ौजी चौकी पे दस्ती बमों से हमला हुआ और 13 मार्च रात 8 बजे 20 मिनट पे कलम चौक पे कायम फ़ौजी चौकी पे दस्ती बम फेंक दिए गए और फ़ौजी एहलकारों के दरमियान जा गिरा, जिससे वहाँ मौजूद फ़ौजी एहलकार बहुत सारे मारे भी गए और ज़ख्मी भी हो गए। अज़ीज़ दोस्तों, एक इंटरनेशनल टेररिस्टों की एक लिस्ट इशू हुई है, जिसमें जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं ना, उसमें से 9 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और सिर्फ एक बर्मा म्यांमार मुस्लिम नहीं है। बाकी 9 कंट्रीज़ जो हैं मुस्लिम हैं और उसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क डिक्लेयर हो गया है। साउथ एशिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क डिक्लेयर हुआ है। ये एनुअल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने ये रिपोर्ट शाया की है। पाकिस्तान में 36% टेरर रिलेटेड अटैक्स जो हुए हैं ना, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किए हैं और ये पिछले साल से 9 गुना ज़्यादा अटैक्स हैं इसी पीरियड में।
तो अज़ीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान आर्मी की सूरत हाल है। लूट मार करने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। आप ये देखें कि पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये सर्कुलर इशू किया है कि ये 6 जगहें हैं जो हमने आर्मी को अलॉट की हैं, जिसमें लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं। ये आप आर्मी के हवाले कर दें फ़ौरन। ये हमने आर्मी को अलॉट कर दी हैं। इनमें भक्कर के 3 तहसीलों में, खोशाब की 2 तहसीलों में और साहिवाल की 1 तहसील में। और ज़मीनों की साइज़ आप देखें तो 10,273 एकड़, 23,027 एकड़, 9,424 एकड़, 981 एकड़, 837 एकड़, 725 एकड़। ये दुनिया भर की आर्मी होती हैं, इसलिए होती हैं कि वो दूसरे मुल्कों में जाके ज़मीनें फ़तह करेंगी। हमारी आर्मी अपने ही मुल्क की ज़मीनों को फ़तह कर रही है। अज़ीज़ दोस्तों, ये टेररिस्ट आर्मी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप इस ज़मीन पे कहीं आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।